हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। अभी बिहार के अंदर में बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है। रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला है। रेलवे एसआई जो वैकेंसी आई थी उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। रेलवे जो है टेक्नीशियन उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है बिहार के अंदर। अभी बीएड का एग्ज़ाम, बीएड का वैकेंसी जो आया है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसके अलावा बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है। बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है। अभी बिहार का जो है कांस्टेबल जो है 21,000 जो पोस्ट आया था उसका भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है कि अगस्त तक उसका भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इतना सारे एग्ज़ाम है, इतने सारे एग्ज़ाम को तैयारी भी करना है। तो सारे एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप लोग बैठे-बैठे बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। तो ये हमारा जो है पॉलिटी का सीरीज़ आप लगाइए रोज़, है ना। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। इससे पहले वाले बहुत सारे हम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 1 से लेकर के 187 भी 187 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 188 नंबर से क्वेश्चन उठाएँगे और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ हेडफ़ोन लगा के सिर्फ़ सुनना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और पहले खुद से आप क्वेश्चन को आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो आप देखिए कि हमको कौन-सा टॉपिक है जिससे हमारा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। उस टॉपिक को आपको फिर से जाकर के क्या करना है, पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करने के बाद फिर से आप वीडियो को लगाना है, ताकि क्या हो जाए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, और तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुँच जाए। अगर इस तरीके से आप रोज़ लगा लेते हैं, है ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेडफोन लगा करके और सुनते रहना है और क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर आप कोशिश कीजिए कि जल्दी दे सके उस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसमें, जो प्रश्न नंबर है 188, उसमें कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है 1/20, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1/10, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1/5 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1/33। तो कौन सा कोरम आवश्यक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ, इस कोरम का मतलब क्या हुआ कि अगर इस कोरम का मतलब ये होता है कि अगर राज्यसभा में अगर सदन सेशन चलाना है, राज्यसभा या लोकसभा में, तो जितना भी राज्यसभा या लोकसभा मेंबर है उसका 1/10 सदस्य होना जरूरी होता है, तभी सेशन चल पाएगा। अगर उससे उससे कम सदस्य होगा तो सेशन नहीं चल पाएगा। राज्य जो लोकसभा का जो सत्र चलता है, तो उस सत्र के लिए दिया हुआ, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उस सत्र चलाने के लिए क्या होना चाहिए, जितना सदस्य है उसका 1/10 सदस्य होना जरूरी है। 1/10 कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में कितना सीट है, तो लोकसभा में है 545। जो कंप्लीट तो वैसे है 550, लेकिन 545 अभी क्या रहता है, टोटल मेंबर्स रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो सांसद होते हैं तो वो छुट्टी पर भी रहते हैं, है ना। छुट्टी पर रहते हैं, कहीं बाहर चला गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, वो नहीं पहुँच पाए। तो इस वजह से क्या होना चाहिए कि जितना भी सदस्य है उस राज्यसभा या लोकसभा, उसमें जितना भी सांसद है, उस सांसदों में से 1/10 सांसद क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए संसद का सत्र चलाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, कौन सा रंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नीला, ऑप्शन नंबर सेकंड है लाल, ऑप्शन नंबर थर्ड है केसरी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है काला। तो कौन सा रंग है, तो हमारे जो झंडे का जो चक्र है उसमें नीला रंग है। कौन सा रंग है, तो नीला रंग है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्व जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाग 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है भाग 2, ऑप्शन नंबर थर्ड है भाग थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भाग 4। तो कौन सा भाग में नीति निर्देशक तत्व जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख भाग नंबर 4 में किया गया है। किसमें, भाग नंबर 4, जिसको हम DPS भी बोलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जितने भी सारे प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न क्या है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेख करती है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुसूची 4, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुसूची 8, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुसूची 10 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुसूची 12। तो किस अनुसूची में भाषा की बात की गई है, तो भाषा की बात की गई है अनुसूची 8 में। किसमें, अनुसूची 8 में। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर 1 है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 5 वर्ष। तो कितने वर्ष तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति, तो वो रहे थे 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश से लिया गया, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव है
वो चुनाव जो है हमको किस देश से लिया गया है, उसका जो प्रावधान है चुनाव का प्रावधान कि कैसे होना चाहिए चुनाव, तो वो किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है आयरलैंड और ऑप्शन नंबर 4 है जापान। तो किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो क्या है कि दो, इसका कितने मनोनीत करते हैं, तो 2 मनोनीत करते हैं। वो 2 कौन होते थे, तो वो होते थे एंग्लो इंडियन। कौन होते थे? एंग्लो इंडियन। लेकिन अब जो है इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। देखिए कब का है, 2017 में पूछा गया सवाल है। लेकिन अब ये क्या कर दिया है कि लोकसभा में जो मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन को, उसको अब खत्म कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में मनोनीत नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में है तो इसलिए तो उसको हम टिक लगाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और उसके शासन के प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पटवारी, ऑप्शन नंबर 2 है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 है तहसीलदार, ऑप्शन नंबर 4 है उप उप प्रभावी उप उप प्रभा उप पर प्रभागीय मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है। कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक 5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक 6 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक 4 वर्ष में। तो जो पंचायत चुनाव जो होता है वो कितने वर्षों पे होते हैं नियमित रूप से? तो पंचायत चुनाव जो होते हैं वो नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो पंचायती राज सिस्टम में जो है महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो कितना प्रतिशत दिया गया है भारत सरकार द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 है 25%, ऑप्शन नंबर 2 है 75%, ऑप्शन नंबर 3 है 80% और ऑप्शन नंबर 4 है 50%। तो कितना परसेंट दिया गया है? तो ये दिया गया है 50%। कितना परसेंट है? ये है 50%। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत। उसके बाद पंचायत मतलब प्रखंड लेवल पे, उसके बाद प्रखंड मतलब पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 2 है केवल ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर 3 है कि केवल जिला पंचायत, ऑप्शन नंबर 4 है केवल ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें त्रिस्तरीय है। तो कौन कौन है त्रिस्तरीय? तो एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है, और तीसरा है जिला परिषद, है ना। तो कौन हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जब पंचायती राज प्रणाली था उसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है किसानों को लाभ देने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामीण के लिए रोजगार उत्पन्न करना, और ऑप्शन नंबर 4 है सामुदायिक विकास। तो किस लिए लाया गया था? तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। किसको? आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है अनुच्छेद 27, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है अनुच्छेद 28, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया अनुच्छेद 26। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हमारा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 26। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 है बहुजन समाज पार्टी, और ऑप्शन नंबर 4 है अखिल भारतीय तृणमूलन पार्टी। इससे पहले भी हम बताए थे, इससे पिछले वाले जो वीडियो आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो कौन सा जो पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो हमारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी जो पार्टी है ये हमारा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये स्टेट है ना, स्टेट लेवल का पार्टी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है सितंबर 2010 में, ऑप्शन नंबर 2 है अप्रैल 2010 में, ऑप्शन नंबर 3 है अक्टूबर 2009, ऑप्शन नंबर 4 है जून 2019। तो कब जो है हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था हमारा अप्रैल 2010 में। कब पारित हुआ था? तो अप्रैल 2010 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2।
देखिए जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर से होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिलेबस सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस सीरीज़ को लगाना है ना। अपने कान में हेडफोन लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, सारा का सारा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो टॉपिक समझिए कि आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं है। अगर टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर 1957 में, ऑप्शन नंबर सेकंड है जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर थर्ड है जनवरी 1958 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अप्रैल 1958। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है कब नियुक्त हुई थी? ये नियुक्त हुई थी जनवरी 1957 में। कब हुई थी? जनवरी 1957। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? मिजोरम जो है राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1987, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1972, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1986 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1975। तो मिजोरम जो है कब अस्तित्व में आया था अपने एक राज्य के रूप में? तो ये आया था, ये 1987 में। कब आया था? तो ये 1987 में। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण अफ्रीका संविधान से, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑस्ट्रेलिया संविधान से, ऑप्शन नंबर थर्ड है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जापानी संविधान से। तो किस संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लाया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जापानी संविधान से। कौन सा संविधान से? तो जापान के संविधान से लाया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1809 में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1919 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1862 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1908। तो कब की गई थी लोकपाल की स्थापना? कब की गई थी? तो 1809 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1809 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? पंचायती राज सिस्टम जो है उस पर अशोक मेहता कमेटी जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1977, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1976, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1972 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1978। तो अशोक मेहता जो कमेटी है वो कब आई थी? तो आई थी 1977 में। कब आई थी? 1977 में। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा की बात हो रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, इससे पहले वाले जो लेक्चर लिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन मतलब ये जो हमारा जो है ये सांसद जो टॉपिक है उसमें मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें से कितना क्वेश्चन हमारा बन रहा है। तो कितने सदस्य को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य को। कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में इससे अगला क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।